सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों ने क्या सिनेमा देखा है, मीम्स बनाए हैं या फिर म्यूजिक सुना है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि ये सब भारत के नया जीडीपी इंजन बन चुके हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, जहां दिमाग और इमेजिनेशन बनाते हैं पैसा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं सारी चीजों के बारे में, जो पूरा क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। जानेंगे, स्टार्ट करेंगे विद द पॉइंट कि क्रिएटिव इकोनॉमी होता क्या है। शायद तब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी किसको कह रहा हूँ, राइट। तो जानेंगे इसी चीज के बारे में। क्रिएटिव इकोनॉमी को एक और नाम दिया है जिसको कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी को ही ऑरेंज इकोनॉमी ही कहा जाता है। अगर आप सामने कभी भी ऐसा कोई वर्ड आता है तो इजी वे में आप टैकल कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, ताकि हर बच्चा इसको समझ पाए। क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसको हम इकोनॉमी भी कहते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पैसा कमाया जाता है इमेजिनेशन और टैलेंट के बेस पे। इसका मतलब है, आप म्यूजिक बनाएं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाएं, पेंटिंग करें या कोई फैशन डिजाइनिंग करें। अगर आपका आइडिया ओरिजिनल है तो उससे पैसा कमाया जा सकता है। लाइक बेसिक सा एग्जांपल, अभी हम लोग एक यूट्यूब सेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो क्या है, एक तरीके का क्रिएटिव इकोनॉमी का मीन है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू आर जीडीपी ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके अंदर कौन से वो बेसिक सेक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फिल्म्स, म्यूजिक, डांस। क्या सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है? अरे नहीं भाई। फैशन, डिजाइन, आर्किटेक्चर, क्या सिर्फ यहीं तक? यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्ट, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, एनिमेशन, ऐसी कई सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि एक क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करती हैं। इनमें किसी भी मशीन, रॉ मटेरियल से ज्यादा दिमाग और कला का इस्तेमाल होता है। रियल एग्जाम्पल की बात करें, कैरी मिनाती, आप सभी जानते होंगे। कुछ इन जैसे यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियो क्रिएटिविटी से एक नया बिजनेस खोल दिया है। इतना ही नहीं, शायद एग्जाम्पल पे आप इनको एक तरीके से यूज कर सकते हो। ओडिशा की एक आर्टिस्ट ने ब्लॉकचेन के थ्रू अपना आर्ट एनएफटी बना दिया। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। अब क्या सिर्फ इसीलिए हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है? पॉइंट ये आता है कि व्हाई द क्रिएटिव इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल जा रहा है हमें इससे? सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। मेजर पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स, मेजर जॉब्स क्रिएशन हो रहे हैं। दुनिया भर में 5 करोड़ लोग क्रिएटिव इकोनॉमी में करते हो। 5 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। गोल्डमैन सैच के हिसाब से ये मार्केट 2023 के 250 बिलियन से 2027 तक 480 बिलियन तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैच की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो 2023 में जो मार्केट 250 बिलियन पे ही स्टैंड कर रहा था, 2027 तक ये 480 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये उनकी रिपोर्ट कहती है। इंडिया का जो एनिमेशन सेक्टर है, आप देखना, बाय द एंड ऑफ 2025 35,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, जो इंडिया का ये एनिमेशन सेक्टर है। तो सच अ ह्यूज अमाउंट। तो दिस इज व्हाई इट लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट। अब ये चीज क्या है? जब हम बात करते हैं सॉफ्ट और एक्सपोर्ट्स की, तो ये चीज क्या होती है? जैसे कि बॉलीवुड म्यूजिक, बॉलीवुड मूवीज, योगा, हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी से इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इसका। जैसे ट्रिपल
RRR मूवी तो सभी ने देखी होगी, उसने ऑस्कर प्राइज था, और अरिजीत सिंह का म्यूजिक दुनिया भर में सुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसका पार्ट है? क्रिएटिव इकोनॉमी का। आई होप यहाँ तक हम सब लोग सेम पाथ पे होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब और सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट क्या है। तीसरा पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट। अब ये वाला पॉइंट हमारे लिए इकोनॉमी के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, साथ ही साथ में ना कहीं आपको नहीं लगता ये सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट से भी रिलेट कर रहा है? मतलब कि GS1 से लेके G2, GS3, तीनों में कवर हो गया, साथ ही साथ ऐसे देखने को मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट मैंने क्यों यहाँ पे चूज करा, क्योंकि हमें देखने को मिला 45% वुमेन इसमें काम करती हैं अराउंड। ये तो एटमोस्ट डेटा है। होम बेस्ड बिजनेसेस जैसे मीशो, ईबे, ये सारे किसकी जैसे मीशो हो गया, एक एचसी वुमेन करके आता है, ये सारे वुमेन हैं। बिहार के एक मधुबनी आर्टिस्ट, ज्यादातर महिलाएं हैं, और अब वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच रही हैं। तो ये आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट में उड़ीसा का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने बिहार का एग्जाम्पल लिया। तो ये आपके पॉइंट, ये आंसर को एक एक्स्ट्रा डेप्थ देते हैं। तो ट्राई करना इन आंसर्स को इंक्लूड करने के। मैं आपको ये ऑप्शंस, जो ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, तो इसका बेसिक फोकस यही होना चाहिए। साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो क्या रहा है इसमें? हैवी मशीन्स और पोल्यूशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी तो प्रमोट कर रहा है। इको फ्रेंडली ग्रोथ है यहाँ पे, इको फ्रेंडली ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लो इसका भी, नेचुरल डाइज से बनने वाली खादी कपड़े अब ग्लोबल फैशन में यूज हो रहे हैं। बनते कैसे हैं? नेचुरल डाई से। है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही। तो ये तो मैंने इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, इको फ्रेंडली ग्रोथ हो रही है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप याद रखना। इसके बाद क्या इसमें सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा? क्या आपने कभी देखी चीज ऐसी कांस्टेंट चलती जा रही है? कहीं ना कहीं तो कोई ड्रॉबैक होगा। तो सेम ड्रॉबैक हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब वो ड्रॉबैक क्या है, इसके बेसिक चैलेंजेस हम डिस्कस करने लगते हैं। क्योंकि इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा और मेजर चैलेंजेस मैं आपको सीक्वेंस वाइज इसलिए बताऊंगा ताकि माइंड में वो पैटर्न छप जाए। सबसे बड़ा, डिजिटल डिवाइड। अब जिन लोगों को डिजिटल डिवाइड का मतलब पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दें। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रूरल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 40 to 41% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। जो आज आप 5G एक्सेस है इंटरनेट का, ये कनेक्टिविटी तो छोड़ो। रूरल एरियाज में, कुछ रूरल एरियाज में, हर में नहीं, कुछ रूरल एरियाज में अभी तक 2G भी ढंग से नहीं चलता। तो सिर्फ रूरल इंडिया में सिर्फ 41% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। एग्जाम्पल की अगर आपको बात करनी है तो आप ओडिशा की बात कर लो। ओडिशा के ट्राइबल आर्टिस्ट डिजिटल टूल्स यूज ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि वहां के ट्राइबल आर्टिस्ट डिजिटल टूल्स यूज नहीं कर पाते तो उनकी ग्लोबल रीच भी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड में आप ये भी ओडिशा ट्राइबल्स का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है वीक IP प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इंडिया में कॉपीराइट ट्रेडमार्क प्रोसेस बहुत स्लो है। एग्जाम्पल, एक डिजाइनर ने आप लोगों को पेटेंट कराने में 3 साल लगा दिए। 3 साल में तो कोई दूसरा बंदा आके, 3 साल तो छोड़ो, 2 महीने में कोई बंदा आके उस पे अपना पेटेंट करा लेगा। तो जो IPR प्रोसेस है यहाँ को बहुत वीक, वीक कह लो या फिर स्लो कह लो। समझ में आया? तीसरा, फंडिंग प्रॉब्लम। अब ये फंडिंग प्रॉब्लम क्यों है भाई? हर चीज को तो पैसा चाहिए। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पैसों से लेन देन हो गई। बैंक और इन्वेस्टर्स क्रिएटिव स्टार्टअप को रिस्की मानते हैं। एक एग्जांपल लो, एक लोकल फ्रेश ब्रांड है, लोकल फैशन ब्रांड है। अब उसको लोन चाहिए अपनी फैशन ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए। वो बैंक में जाता है, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास कोई कोलेटरल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास फंडिंग प्रॉब्लम भी तो है, क्योंकि बैंक तो इन चीजों को बहुत रिस्की मान रहा है। चलो कोई बात।
ये प्रॉब्लम हो। चौथा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। हर चीज कुछ ना कुछ नेगेटिव्स अपने साथ लेती है, वैसी क्रिएटिव इकोनॉमी भी। फोक आर्ट्स बेचने के लिए प्रॉपर मार्केट ही कहाँ है हमारे पास? ऑर्गेनाइज मार्केट वहां से आया। एग्जाम्पल लो, चलो राजस्थान की बात करें। राजस्थान में कुछ पेंटर्स लोकल फेयर तक ही सीमित हैं। कितने अच्छे मिनिएचर्स आते हैं वहां पे, लेकिन वो सिर्फ लोकल फेयर तक सीमित रह गए। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए। वो अपनी चीजों को रीच नहीं दे पा रहे क्योंकि मार्केट ही नहीं है ऐसी। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। चलो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा माइंड सेट। अब माइंड सेट क्यों? क्रिएट करियर को लोग सीरियस प्रोफेशन ही नहीं मानते। अब देखो, अब आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अब क्या करते हैं कि यूपीएससी छोड़ के यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो लोग हंसने लगेंगे कि क्या शुरू करा है, क्योंकि सीरियस ही नहीं मानते इस चीज को। जबकि हमारी जीडीपी में एक मेजर पोर्शन ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी का है, लेकिन लोग इसको लेके सीरियस ही नहीं है। म्यूजिक जैसी चीजों को, फिल्म मेकिंग जैसी चीजों को लोग अभी भी हॉबी समझते हैं। तो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई? वीक आईपीआर प्रोटेक्शंस, फंडिंग प्रॉब्लम्स, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, माइंडसेट इश्यूज और डिजिटल डिवाइड। ये पांचों इश्यूज आपको, पांचों चैलेंजेस याद रहेंगे। आई होप मैंने सारे इश्यूज पे मेजर एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद, क्योंकि हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ें और उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ना देखें। पहला पॉइंट, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, NMCM। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग क्या है? आर्टिस्ट का डेटाबेस बनाया जा रहा है, फंडिंग और एक्सपोजर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं NMCM में, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। चलो, ये तो पहला इनिशिएटिव हो गया। स्टार्टअप इंडिया के बारे में तो सबने ही सुना होगा। किसने नहीं सुना स्टार्टअप इंडिया के बारे में? क्रिएटिव सेक्टर टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं स्टार्टअप इंडिया में। स्टार्टअप इंडिया के बारे में एक अलग से डायरेक्ट वीडियो बनाए तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम 10 मिनट की, जिसके अंदर पूरे स्टार्टअप इंडिया को एक्सप्लेन करा जाए। इसके बाद आती है IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई। कहाँ पे है ये? मुंबई में। ये भी याद रखो। 400 करोड़ का इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है सिर्फ गेमिंग, एनिमेशन, AR VR ट्रेनिंग के लिए। इमेजिन कर सकते हो कितने लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि IICT के बारे में नहीं पता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद मूव करते हैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड। नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ये अवार्ड्स क्या है? ये उसको एक मोटिवेशन देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को, जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा उसको देते हैं कि भाई ये अवार्ड हमें भी मिल सकता है, मतलब ग्लोबल रीच है इसकी। तो गवर्नमेंट ने 2024 में नए रिवॉर्ड शुरू करे हैं, जैसे यूट्यूब पॉडकास्टर्स को रिकॉग्निशन मिले। चलो, ये तो 4 पॉइंट हो गए। एनसीएम से स्टार्ट करके IICT, स्टार्टअप इंडिया, NMCM, NCA, नेशनल क्रिएटर अवार्ड। इसके बाद नेशनल आईपी पॉलिसी। लेकिन ये जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी है ना, बहुत पुरानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में काफी हद तक पेटेंट और कॉपीराइट जैसी चीजों को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो ये पॉइंट याद रखना। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं ODOP की। अभी ODOP क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक क्राफ्ट हो, जिसको ग्लोबल मार्केट तक ले जाए, ठीक है। जैसे कश्मीर का शॉल, तमिलनाडु का कांजीवरम। तो ऐसी ODOP में आप अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखना। इसमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। एंड ये इनिशिएटिव के बारे में आप मुझे कमेंट से करके बताओ कि ये स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल है। एंड एक पॉइंट और लिख लो आप, हमने कौन से डिस्कस कर लिए? NMCM देख लिया, IICT देख लिया, स्टार्टअप इंडिया देख लिया, नेशनल क्रिएटर अवार्ड देख लिया, नेशनल IPR पॉलिसी देख ली हमने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लिया। एक है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कन्क्लेव। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, IIFTC।
थोड़ा सा याद रखना, फिल्म मेकर्स को इंडिया के डाइवर्स लोकेशन में शूट करने का प्रमोशन दिया गया इसमें, कि लद्दाख में शूटिंग से टूरिज्म इनकम बढ़ जाए, जैसे बढ़ भी रहा है देखने को मिला। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि दिमाग में आ गया ऐसा कुछ पॉइंट। बट हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल उसी का ही है। अब इसके हमने चैलेंजेस देखे, हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखे, हमने बेनिफिट्स देख लिया, हमने देख लिया कि होता क्या है। अब क्यों ना इसका वे फॉरवर्ड भी दिया जाए, राइट? तो अब इसका देखते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं तो ग्लोब ब्रांड, जैसे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो हमें पता ही है, मेक इन इंडिया क्रिएटिव जैसे कैंपेन शुरू करें, इंडिया क्राफ्ट वीक को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। चलो, ये तो पहली ग्लोबल वे पे। दूसरे, फाइनेंस सपोर्ट। दूसरा प्रॉब्लम तो हमारा यही था ना, फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल। हम क्योंकि बैंक इसको रिस्की समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस सपोर्ट दिया जाए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के थ्रू। ठीक। तीसरा, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट। कॉलेजेस में एआई, डिजाइन थिंकिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसी चीजें सिखाएं। टीयर टू सिटीज में क्रिएटिव हब्स बनाए जाएं, जैसे नागपुर, गुवाहाटी ऐसे। आईपीआर रिलेटेड इश्यू था, तो कहीं ना कहीं इस आईपीआर क्लियरेंस को थोड़ा तेज करा जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है। और फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो माइंडसेट तो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बात की गई है, डिफरेंट डिजाइन और परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू। काफी लोगों को ये चीज बार बार समझ में आएगी, हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, यूपीएससी में इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इंक्लूसिव ग्रोथ, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका हाथ है। डिजिटल इंडिया और स्टार्ट इंडिया में इसका हाथ है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में इसका हाथ है, क्योंकि जब ग्लोबल रीच है तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका हाथ है। तो और इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है यूपीएससी के लिए। बजट 2025 की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 8,000 करोड़ का क्रिएटिव इकोनॉमी फंड अनाउंस किया गया है, जिसमें आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और क्रिएटर्स की बात है। 8,000 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर ऑरेंज इकोनॉमी। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी की, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब बात आती है, कल तक हमारी इकोनॉमी कोल, सीमेंट और कोड से चलती थी। आज भारत की क्रिएटिव पावर, कैम, कला और कलम नए भारत का फेस बन रही है। इस सेक्टर में पैसा भी है, पोटेंशियल भी है और प्राइड भी है। माइंडसेट करने की देर है। तो लेट गिव इट अ पुश दैट इट डिजर्व्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्या इस पे राय हो सकती है? व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेक ऑन इट? क्या इंडिया अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी को ग्लोबल ब्रांड बना पाएगा? ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ब्रेनीपीडिया चैनल फॉर मोर यूपीएससी स्मार्ट कंटेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नई क्रिएटिव इवेंट के साथ। जब तक के लिए टाटा।